नमस्कार। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल के बारे में। बेसिकली ये जो वीडियो है वो 10th क्लास के बच्चों के लिए बनाया गया है, परंतु 9th क्लास में भी ये जो चैप्टर है त्रिभुज ये आया हुआ है। यानी ये जो एक्सरसाइज है त्रिभुज वो 9th और 10th दोनों क्लासों में है। अब सबसे पहले हम देखें त्रिभुज के बारे में। एक बार 10 मिनट का हम पुराना जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है त्रिभुज से जो भी संबंधित है उनको एक बार वापस से रिवाइज मारते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज की। तो जो त्रिभुज है सब जानते हैं कि त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। माना कि ये कोई त्रिभुज है ए, बी और सी। अब इस त्रिभुज में एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, यानी हम सब जानते हैं कि तीन भुजाओं द्वारा घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होती हैं और तीन ही कोण होते हैं। तो जो अंदर कोण है वो तीन और भुजा भी है तीन यहाँ पर। अब हम त्रिभुज को समझते हैं। त्रिभुज को समझने के लिए हम इसे दो भागों में बांटते हैं। एक है कोण और दूसरा है भुजा। यानी कि कोण के आधार पर देखें हम तो कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। जैसे समकोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण, इस त्रिभुज में कोई एक कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री का हो। ये जो त्रिभुज के तीनों कोण हैं, इन तीनों कोणों में यदि कोई एक भी कोण समकोण हुआ यानी 90 डिग्री का हुआ तो वो कहलाएगा समकोण त्रिभुज। दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज, यानी ये जो त्रिभुज के तीनों अंतः कोण हैं यदि ये सभी 90 डिग्री से कम हुए तो ये होगा न्यून कोण त्रिभुज। यानी न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं और समकोण त्रिभुज में तीनों कोणों में से कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसी प्रकार एक तीसरा होता है कोण के आधार पर अधिक कोण त्रिभुज, यानी कि वह त्रिभुज जिसका इन तीनों में से कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। माना कि हमारे पास कोई त्रिभुज है इस प्रकार से और यहाँ पर कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक यानी कि 91 डिग्री का हुआ या 150 डिग्री का हुआ, बाकी अन्य दो कोण कम 90 से कम के हुए तो ये जो त्रिभुज होगा वो कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। यानी कोण के आधार पर देखिए तो समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण त्रिभुज होता है। इसी प्रकार भुजा के आधार पर भी हम लोग जानते हैं कि एक होता है समबाहु त्रिभुज, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। सम का मतलब होता है समान और बाहु का मतलब होता है भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, जैसे कि ये यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यदि तीनों भुजा समान हुई तो वो कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार यदि किसी त्रिभुज की कोई दो भुजाएं समान होगी तो वो कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा कोई त्रिभुज जैसे कि हमें एक भुजा दे दी जाए 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर और एक भुजा दे दी जाए 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये जो तीनों भुजाएं हैं वो अलग अलग है। मतलब ये जो त्रिभुज होगा वो होगा विषमबाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज को समझने के लिए हम दो भागों में बांटते हैं, कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर तीन, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। इसी प्रकार भुजा के आधार पर समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। कुल 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। अब इस वाले चैप्टर में त्रिभुज जो कि 10th क्लास का 6ठा अध्याय है त्रिभुज, इसको समझने के लिए हम और आगे चलते हैं तो हमें मिलेगा समरूप और सर्वांग सम। ये वास्तव में समरूप और सर्वांग सम क्या है तो देखें यहाँ पर समरूप और सर्वांग सम। एक दे दिया जाए हमें समरूप और एक दे दिया जाए सर्वांग सम। अभी हमने कहा कि 9th और 10th ये जो त्रिभुज नाम की एक्सरसाइज है, त्रिभुज एक्सरसाइज, वो 9th क्लास में भी आई हुई है और 10th क्लास में भी आई हुई है। 9th में हम लोगों ने जितने भी सवाल किए त्रिभुज के, वहां पर सर्वांग समता यानी कि सर्वांग समता वाले क्वेश्चन है 9th में, और जबकि 10th में जो प्रश्न होंगे वो होंगे समरूप।
यानी कि समरूपता से संबंधित हमें 10th क्लास में देखने को मिलेगा और सर्वांग समता से संबंधित हमें 9th क्लास में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर समझे हम समरूप की समरूप क्या होता है। नाम से दिखाई दे रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि समान रूप हो जिनका समरूप कहलाती है वो आकृतियां, यानी कि वे आकृतियां जिनका रूप समान हो वो वे समरूप आकृतियां कहलाती है। जैसे यहाँ पर मैं कोई दो आकृति बनाऊं ये इस प्रकार से, तो ये जो है वो है वृत्त और ये जो है वो भी वृत्त। समरूप का ध्यान रखना है कि यदि उनका आकार यानी कि शेप यदि समान हुआ तो वे आकृतियां होंगी समरूप आकृतियां। जैसे कि यहाँ पर एक सर्किल बनाया, इस सर्किल की रेडियस है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और दूसरा कोई एक और सर्किल बनाया, इसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका आकार और इसका आकार दोनों का आकार एक सर्किल नुमा है, यानी कि दोनों वृत्ताकार है। तो दोनों आकृतियां क्या होगी, समरूप होगी। भले इनकी त्रिज्याएं अलग अलग ही, यानी कि वो जो साइज है, आकार अलग चीज है, आकार का मतलब होता है शेप, और साइज यानी कि माप। साइज इनकी अलग अलग है, कोई बड़ा है कोई छोटा है। जैसे यहाँ पर देखिए ये वृत्त तो ये छोटा है, ये वाला वृत्त जो है वो है बड़ा है, इनकी त्रिज्या अलग अलग है, परंतु आकार कैसा है, ये भी वृत्ताकार है ये भी वृत्ताकार है। तो दोनों आकृतियां क्या होगी, आपस में समरूप आकृतियां होंगी। समरूप होने के लिए ये जरूरी नहीं कि उनकी माप समान हो, समरूप होने के लिए ये जरूरी है कि उनका आकार समान हो। और कुछ शर्त होती है समरूपता की, वो अभी पढ़ेंगे, पर एक बार पहले बेसिकली हम समरूप को समझ ले कि वास्तव में समरूप क्या होता है। तो दोनों वृत्ताकार है ये, तो दोनों आकृतियां क्या होगी, समरूप होगी। समरूप को हम इस साइन द्वारा शो करते हैं, तो ये है दोनों आकृतियां समरूप। इसी प्रकार मैंने एक स्क्वायर बनाया, यानी कि कोई वर्ग बनाया, इस वर्ग की जो भुजा है वो है 7 सेंटीमीटर और इस वर्ग की भुजा है 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, जो भी माने। क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है, तो यहाँ पर सभी 7 7 7 की होगी। यहाँ पर भी ये स्क्वायर है, वर्ग है, तो यहाँ एक भुजा मान लिया हमने 2, तो ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2, सभी 2 2 की होगी। हम ये जानते हैं कि वर्ग के शीर्षों पर जो कोण बनते हैं वो 90 डिग्री के बनते हैं, यानी कि 90 डिग्री के बनते हैं। तो ये यहाँ पर 90 डिग्री के होंगे। अब कोई भी दो आकृतियां समरूप है या नहीं, इसके लिए 2 शर्तों की आवश्यकता होती है। वो शर्त कौन कौन सी है, यदि कोई 2 आकृतियां समरूप है, हमें इसकी जांच करनी है कि वे आकृतियां समरूप है या नहीं। तो इसके लिए 2 शर्त होनी चाहिए। पहली तो ये कि उन दोनों आकृतियों के संगत कोण समान होने चाहिए, और दूसरी शर्त ये है कि उन दोनों आकृतियों की संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी कि पहला तो संगत कोण समान होना चाहिए और दूसरा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें ये दोनों आकृतियां, यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों आकृतियों को चेक करना था कि ये दोनों आकृतियां समरूप है या नहीं। यहाँ पर भुजा नहीं आई हुई है, तो हम देखेंगे कि इनका आकार कैसा है। इनका आकार सेम है, वृत्ताकार है, तो ये दोनों आकृतियां समरूप होगी। यहाँ पर देखिए यहाँ कोण है, भुजा भी है, तो सबसे पहले इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें यदि कि इनके संगत कोण समान होने चाहिए। तो इन दोनों आकृतियों में संगत कोण, इसका संगत कोण ये होगा, तो दोनों समान है, मतलब इसके संगत कोण समान, इसके संगत कोण समान, इसके संगत कोण, तो सभी संगत कोण यहाँ पर समान है। यानी पहली जो कंडीशन है, पहली शर्त समरूपता की, वो तो लागू हो रही है इन दोनों आकृतियों के लिए। दूसरा देखिए हम कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान है या नहीं। जैसे कि इसकी संगत भुजा कौन सी है, ये 2, तो यहाँ पर इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा वो होगा 7/2, यानी कि 7:2। इसी प्रकार इसकी माप भी कितनी है, 7 ही है, इसकी माप 2 है, तो यहाँ पर इनका जो अनुपात होगा इस भुजा का और इस भुजा का जो अनुपात होगा वो भी होगा 7/2। यानी कि दोनों आकृतियों की जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात सब जगह 7/2 7/2 7/2 आ रहा है। अतः ये दोनों आकृतियां भी क्या होगी, समरूप होगी। तो वे 2 आकृतियां जिनके सभी संगत कोण समान हो और जिनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान हो, वे दोनों आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती हैं। इसी प्रकार यदि हम एक और उदाहरण देखें कि माना ये कोई वृत्त है और माना कि ये कोई त्रिभुज है। अब यहाँ पर देखें हम तो इसका आकार कैसा है, वृत्ताकार यानी कि सर्किल,
और इसका आकार ट्रायंगल, तो दोनों का आकार एक जैसा नहीं है। जब आकार ही सेम नहीं है तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे हम, ये क्या होगा, समरूप नहीं होगा। तो समरूप चिन्ह बनाएंगे और यहाँ पर इसको काट देंगे, तो ये दोनों आकृतियां समरूप आकृतियां नहीं होगी। इसी प्रकार देखिए हम एक और त्रिभुज बनाए, यदि जैसे कि ये कोई त्रिभुज बनाया और इसी प्रकार एक और कोई दूसरा त्रिभुज बनाया, इसकी जो भुजाएं है वो है 3, इसकी जो भुजाएं वो है, अच्छा यहाँ पर कोण लेते हैं सबसे पहले। इस त्रिभुज का ये जो कोण है वो है 50 डिग्री का, 70 डिग्री का और 60 डिग्री का। इसी प्रकार इस त्रिभुज में ये जो कोण है वो है 50 डिग्री का, 70 डिग्री का और 60 डिग्री का, यानी कि 60 डिग्री का। अब चेक करें कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं। तो यहाँ पर देखा, इसके संगत कोण ये होगा 50, यहाँ पर भी 50, यानी कि संगत कोण समान है। दूसरा ये वाला 70 डिग्री का कोण है, यहाँ पर भी 70 डिग्री का, मतलब यहाँ पर भी दूसरा संगत कोण भी समान है और तीसरा संगत कोण भी समान है। तो पहली जो शर्त थी हमारी, संगत कोण समान होने चाहिए सभी, तो ये सभी संगत कोण समान है, तो दोनों आकृतियां भी क्या होगी, समरूप आकृतियां होगी। इसी प्रकार दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं हम, कि मानो कोई ये त्रिभुज बनाया जिसमें वही कोण दे रखे हमें 50, 70 और 60। एक और दूसरा त्रिभुज दिया हमने, भले छोटा बड़ा कोई भी हो समरूप में कोई दिक्कत नहीं है, इनकी साइज कैसी भी हो सकती है, परंतु ये शर्त ध्यान रखनी है कि उनके संगत कोण समान होने चाहिए और उनकी भुजाओं का अनुपात भी समान होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर भी कोण दिया है 50 डिग्री, 70 डिग्री और 60 डिग्री का। अब हमें ये जो भुजा है वो दे दी 2 मीटर, 3 मीटर और 5 मीटर। इसी प्रकार ये जो दूसरा त्रिभुज है, कोण तो वही है 50, 70, 60, लेकिन जो भुजाएं है वो दे दी हमें 4 मीटर की, 6 मीटर की और 10 मीटर की। अब चेक करें हम, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समरूप है या नहीं है। सर्वांग सम की तो हम बात ही नहीं कर रहे अभी, हम पढ़ रहे हैं केवल समरूप समरूप को। चेक कर रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज परस्पर आपस में समरूप है या नहीं है। तो पहली शर्त देखेंगे कि संगत कोण समान होने चाहिए, सभी संगत कोण। तो पहला यहाँ पर इस आकृति में संगत कोण, पहला कोण 50 और इसके संगत जो दूसरी आकृति में होगा वो ये वाला होगा, यानी कि दोनों की यहाँ पर संगत कोण समान है। तो 50 यहाँ पर भी 50, इसी प्रकार यहाँ 70, यहाँ 70, तो ये वाला 60, यहाँ 60, मतलब सभी संगत कोण समान है। तो पहली वाली कंडीशन तो यहाँ पर लागू होती है, परंतु दूसरी भी होनी चाहिए। यदि दूसरी लागू नहीं होती है तो वह समरूप आकृति नहीं होगी। तो यहाँ दूसरी कंडीशन देखें कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। जैसे पहला हमने देखा यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2, तो इसका इस भुजा का इस त्रिभुज की, माना ये कोई त्रिभुज है ABC और माना ये कोई दूसरा त्रिभुज है PQR, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों परस्पर समरूप है या नहीं, इसके लिए चेक करेंगे। पहली कंडीशन संगत कोण समान है, जो कि हम कर चुके, यानी कि वो तो समान है, परंतु दूसरी कंडीशन चेक कर रहे हैं, दूसरी शर्त कि ये लागू होती है या नहीं होती। उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो भी समान होना चाहिए, यानी कि इन दोनों त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होनी चाहिए। तो यहाँ पर है 4 इस भुजा की, इस त्रिभुज की ये भुजा है 4 और दूसरी तरफ इस त्रिभुज की ये जो भुजा है वो है 2, यानी कि ये अनुपात, ये मतलब 4 अनुपात 2, अनुपात का मतलब होता है बटे में, यानी कि 4/2। इन दोनों भुजाओं का जब हम अनुपात निकालेंगे तो मिलेगा हमें 2 2 जा 4 और 2 2 जा 1, यानी कि मिला 2/1। इसी प्रकार यहाँ पर इस भुजा के संगत ये होगा, मतलब 6/3, तो यहाँ पर भी मिलेगा हमें 3 दूनी की 6 यानी कि 2, 2 दूनी की 4 यानी कि 2। और यहाँ पर इस भुजा के समरूप देखिए इसको, इस भुजा और इस भुजा में देखें कि क्या अनुपात मिलता है। तो यहाँ पर है 10 और इसका माप है यहाँ पर 5, 5 दूनी 10, यानी यहाँ पर भी 2। तो सबके जो अनुत्रिभुजों में, तो इन दोनों आकृतियों में इनके संगत कोण समान है और इनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो भी समान है, मतलब ये दी गई दोनों आकृतियां भी क्या होगी, समरूप होगी। तो इस प्रकार कोई भी दो अलग अलग आकृतियां होती है वे समरूप है या नहीं, इसकी जांच की जाती है। अब इससे संबंधित प्रश्न हम एक्सरसाइज 6.1 में कंप्लीट करेंगे, पर पहले एक बार देख लेते हैं हम कि सर्वांग सम क्या होता है। सर्वांग सम चूंकि 9th क्लास में हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया, फिर भी एक बार देखते हैं सर्वांग सम। यानी सर्वांग सम किसे कहते हैं, वे आकृतियां
वे आकृतियां जिनका आकार और माप दोनों समान हो, वे आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। यानी कि समरूप में तो केवल आकार को देखा जाता है, ना कि साइज को, माप को, परंतु सर्वांग सम में आकार भी देखा जाता है और माप भी देखा जाता है। आकार का मतलब शेप, उनकी शेप कैसी है, और माप का मतलब होता है साइज, उनकी साइज कैसी है। जैसे यहाँ पर देखें इन दोनों वृत्तों में, ये जो दोनों वृत्त है वो इनका आकार समान है, ये भी वृत्ताकार ये भी वृत्ताकार, तो ये समरूप है, तो ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। परंतु इनका माप तो समान, इनका आकार तो समान है, परंतु इनकी माप समान नहीं है। इसकी त्रिज्या बड़ी है, इसकी त्रिज्या छोटी है। यहाँ पर जो त्रिज्या है वो है 5, तो ये बड़ा होगा वृत्त, और इसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, यानी कि छोटा होगा। तो इनका आकार तो समान था, यानी शेप तो समान थी, परंतु भुजाओं की जो माप है जो साइज है वो बड़ा छोटा हो गया, यानी परिवर्तन हो गया, तो वो माप समान नहीं है। जब माप समान नहीं है तो इसका मतलब ये क्या होगा, सर्वांग सम नहीं होगा। तो वे आकृतियां जो समरूप होती है वे सर्वांग सम नहीं होती, ये जरूरी नहीं है। यानी वे आकृतियां जो समरूप है, अभी हमने देखा है दोनों वृत्त क्या है, समरूप है, तो समरूप है तो फिर ये सर्वांग सम कहाँ रहा। यानी कि जो आकृतियां समरूप होती है ये जरूरी नहीं होता कि वे सर्वांग सम हो, परंतु जो आकृतियां सर्वांग सम होती है, जैसे कि मान लो हमने ये कोई 2 त्रिभुज बनाए या कोई 2 वृत्त बनाए, एक वृत्त ये और एक वृत्त ये, इसकी जो त्रिज्या है वो है 5 सेंटीमीटर की, और इसकी जो त्रिज्या है वो भी है 5 सेंटीमीटर की। यानी ये दिखने में कौन सा है, वृत्ताकार, और ये भी कैसा है दिखने में, वृत्ताकार। तो इसका भी आकार और इसका भी आकार, दोनों का आकार समान है, यानी कि आकार समान है। और भुजाओं की माप मतलब जो साइज है, माप का मतलब होता है साइज, तो जो साइज है यहाँ पर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो भुजाओं की माप भी समान है, मतलब दी गई ये दोनों आकृतियां सर्वांग सम होगी। जो सर्वांग सम होती है ये निश्चित है कि वे समरूप भी होंगी। जो सर्वांग सम होती है वे निश्चित है कि समरूप भी होगी। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा गया है। वे आकृतियां जो सर्वांग सम होती है क्या वे समरूप भी होगी? हाँ, जो आकृतियां सर्वांग जिनके सभी अंग समान हो, क्या उनका रूप समान नहीं होगा? उनका रूप भी समान होगा। तो वे आकृतियां जो सर्वांग सम हो, समरूप आकृतियां कहलाती है। पर जो समरूप हो, क्या ये जरूरी है कि सर्वांग सम भी होगी? नहीं, ये जरूरी नहीं है। जो आकृतियां समरूप होती है वह सर्वांग सम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो हमने समरूप और सर्वांग सम को समझ लिया। अब उसके बाद में ये जो चैप्टर है त्रिभुज, इसमें एक और भी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं। इसके अलावा हम बेसिकली इसकी जानकारी ले लेते त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग है वो कितना होता है? 180 डिग्री। दूसरी, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालते हैं, आगे हम पढ़ेंगे थेल्स पर में, आधारभूत समानुपातिकता पर में, तो वहां पर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक बार समझ लेते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकाला जाता है। छोटी क्लासों में 9th में या उससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया कुछ। इस साल 10th में वो जो 7th वाली एक्सरसाइज है निर्देशांक ज्यामिति, वहां पर भी हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा। तो कुल कितने प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुख्य 3 सूत्र लगाए जाते हैं, 3 तरीके लगाए जाते हैं। सिंपल सा हम जानते हैं कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, सबसे छोटी क्लासों में हमने पढ़ा था ये फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यानी 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। यह फॉर्मूला हमने वहां पढ़ा था 5th 6th क्लास में। परंतु ये ध्यान रखते हैं हम कि ये फॉर्मूला कहां पर लगाया जाता है? केवल समकोण त्रिभुज में। वो त्रिभुज जो जिसमें एक कोण 90 डिग्री का आया होता है, वहां पर इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, जब हमें कोई ऐसा त्रिभुज दे दिया जाए जहां पर 90 डिग्री का कोण नहीं हो, यानी कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज नहीं हो, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम हीरोन का सूत्र, जो कि 9th क्लास में 12th वाला जो चैप्टर था वहां पर पढ़ा था, हीरोन का सूत्र। हीरोन के सूत्र द्वारा भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हीरोन के फॉर्मूले से क्या होता है? √S ब्रैकेट S - A
एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये सब लोग जानते हैं। मैं केवल पिछली क्लासों का जो रिवीजन है, ये सब हम केवल पिछली कक्षाओं का रिवीजन कर रहे हैं। त्रिभुज से संबंधित जो जो प्रश्न बन सकते हैं वो सब कर रहे हैं। जैसे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। पर से ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला कहाँ पर लगाया जाए? जहां पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ हो। दूसरा, जब यदि 90 डिग्री का कोण बनानी हो हमारे पास इस प्रकार का हो, कोई त्रिभुज की इसकी तीनों भुजाएं दे दी 5, 6, 7 मीटर 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 या सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो इसका फॉर्मूला, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। परंतु तीसरी कंडीशन एक और दे दी जहां पर भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे। इसी क्लास में पढ़ा था, 10th क्लास में 7th वाली एक्सरसाइज में, निर्देशांक ज्यामिति में। जब हमें कोई त्रिभुज दे दिया जाए और उस त्रिभुज की भुजा न दे करके हमें उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे दिए जाए। जैसे सपोज कोई त्रिभुज दिया हमें इस प्रकार से कि कोई त्रिभुज है जिसके शीर्ष है, कोई त्रिभुज है जिसके शीर्ष दिए हैं हमें 2,3 -1,4 और 5,2। ये कोई त्रिभुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए गए हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसको निकालने के लिए हम एक तो वो फॉर्मूला लगा सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा कि सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल के ये भुजा निकालेंगे, फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल करके ये भुजा निकालेंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस x1 y2 माइनस y3। इस प्रकार से इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम इसके, जब हमें निर्देशांक दिए जाते हैं शीर्षों के, तो उसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। ये फॉर्मूला हमारे काम आएगा इस एक्सरसाइज में। इसलिए यहाँ पर चूंकि 3 फॉर्मूलों से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने तीनों बता दिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये जो फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, वो हर साल पूछा जाता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y1 माइनस y3 माइनस y2 प्लस x1 y2 माइनस y3। ये जो फॉर्मूला है वो निर्देशांक ज्यामिति में दिया गया है। इसे अच्छी प्रकार से कंप्लीट करें। उसके बाद आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय और उसका विलोम। क्यों? क्योंकि ये जो थ्योरम है उसी के अकॉर्डिंग 6.2 में जो जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। 6.1 में जो है वो सिंपल है, जांच कीजिए कि इनमें से कौन कौन समरूप है, कौन कौन समरूप नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। कल हम पढ़ेंगे आधारभूत समानुपातिकता थ्योरम यानी कि 13th प्रमेय। ठीक है, धन्यवाद।